हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में केपलस लॉ की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और ये समझेंगे केपलस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड होती हैं। केपलस लॉ की जो एप्लीकेशन है किसी भी प्लैनेट के मोशन को प्रेजेंट करती हैं कि जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और कितने टाइम इंटरवल में कितने एरिया को कवर करता है। इन बातों को समझते हैं। केपलर के 3 लॉ हैं जिनमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड को लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड को लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट को। लॉ ऑफ ऑर्बिट को समझने के लिए हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लोग समझते हैं। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड कंटिन्यू मूव करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में और सन एक जगह पर बना रहता है। जैसे ये यहाँ पर हम देखें, ये सन है और ये किसी प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसमें अगर देखें हम लोग तो ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक्सिस आती हैं और अभी प्लैनेट यहाँ पर है कोई, फिर इस तरह से मूव कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से इस तरह से। तो प्लैनेट कंटिन्यू इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करता रहेगा और सन एक जगह पर बना रहेगा। यहाँ पर प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट 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 है। तो प्लैनेट्स जो हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कंटिन्यू सन के अराउंड मूव करते रहते हैं और सन एक जगह पर बना रहता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सिस है हमारे पास, इन एक्सिस को हम कैसे समझेंगे। इसे कहते हैं हम लोग माइनर एक्सिस एंड इसे कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। अब ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पूरी मेजर एक्सिस है, तो ये जो हाफ होगी, हाफ जो वैल्यू होगी उसे कहते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। और ये पूरी वैल्यू हमारे पास माइनर एक्सिस है, तो जो हाफ वैल्यू होगी इसे हम लोग कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ये हमारे पास माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस आ गई। अब इसे हम थोड़ा दूसरे तरह से समझते हैं। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, जैसे ये यहाँ पर सन है, ये सन है और इस सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो पहले प्लैनेट्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट ये है, इस तरह से मूव कर रहा है प्लैनेट 1, और दूसरा इस तरह से मूव कर रहा है प्लैनेट 2, सेकेंड प्लैनेट इस तरह से, थर्ड यहाँ पर P3, इस तरह से सभी प्लैनेट जो हैं इसी तरह से कंटिन्यू सन के अराउंड मूव करते रहते हैं और सन एक जगह पर बना रहता है। आप अगर इस एग्जाम्पल को समझें एटॉमिक थ्योरी से, तो एटॉमिक थ्योरी में आप ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सभी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और न्यूक्लियस एक जगह पर रहता है, सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक इसी तरह से सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं और सन एक जगह पर बना रहता है। और अगर इसकी हम लोग लैंग्वेज लिखें तो लिखते हैं ईच प्लैनेट मूव around the sun in elliptical orbit। सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करते रहते हैं और सन एक जगह पर रहता है। जैसे हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा, एटॉमिक थ्योरी में देखा कि सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। यहाँ पर हमें मान के चलते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं वो अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है केपलर के फर्स्ट लॉ को। और दूसरा आप देखते हैं हम लोग केपलर का सेकंड लॉ जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। आप इसे लिखें जरा। हाँ, देखते हैं हम लोग सेकंड लॉ।
सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर का जो सेकंड लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये एरिया को एक्सप्लेन करता है और किस तरह से एक्सप्लेन करता है उस बात को हम समझेंगे। लॉ ऑफ एरिया, इसे हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ एरिया को। लॉ ऑफ एरिया ये कहता है कि अगर कहीं पर कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उस प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी और वो कांस्टेंट रहेगी। क्या? एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की। जैसे ये हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई और सन यहाँ पर है, ये सन है। कोई प्लैनेट्स अभी पॉइंट ए पर है, कुछ देर के बाद वो पॉइंट बी पर जाएगा, इस तरह से ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट सी पर, इधर की तरफ मूव कर रहा है और कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट डी पर, इस तरह से मूव कर रहा है। फिर वो वापस ए पर, बी पर, फिर वापस इस तरह से कंटिन्यू इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करता रहेगा। जब ये प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करेगा तो ड्यूरिंग मोशन इसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। किसकी? जो प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसकी एरियल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी। मीन एरियल वेलोसिटी ऑफ ईच प्लैनेट इज रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और एरियल वेलोसिटी का मतलब है dA/dt, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जो dA/dt की वैल्यू है, यानी ये जो एरिया है किसी प्लैनेट की वजह से ट्रेवल किया गया है, स्वीप किया गया है, ये एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। और अब ये देखें कि जैसे प्लैनेट अभी यहाँ पर है, पॉइंट ए पर है प्लैनेट्स, तो इसका लाइन ऑफ साइट ये है, पॉइंट बी पर गया तो ये हो गई, तो ये एंगल हमारे पास आ गया डी थीटा। और इसकी वजह से जो एरिया कवर किया गया, ये एरिया है हमारे पास SAB एरिया है। फिर प्लैनेट सी पर आएगा, फिर वापस डी पर आएगा, तो ये एरिया हो जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है, जो लॉ है, एरिया का जो लॉ है, वो ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं है। और कैसे चेंज नहीं है, समझते हैं उस बात को कि किसी प्लैनेट की वजह से जो एरिया कवर किया गया है उस एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, नॉट चेंज। कभी भी नहीं चेंज होगा जो dA/dt की वैल्यू है। अब इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि क्यों नहीं चेंज होगा। देखते हैं। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस फार्मूले को अगर हम प्रूव करें तो देखेंगे कि जो SAB हमारे पास एक ट्रायंगल की डिजाइन मिल रही है, SAB, या आप इधर वाले एरिया को कैलकुलेट कर लें, SCD को कैलकुलेट करें या SAB को कैलकुलेट करें। तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ SAB, ट्रायंगल SAB। जो हमारे पास SAB ट्रायंगल है, SAB ट्रायंगल है, इस एरिया को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये एंगल, ये हमारे पास डी थीटा एंगल हो जाएगा और इसका एरिया हो जाएगा DA इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल का जो एरिया लिखते हैं हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखेंगे, तो बेस ये हमारे पास हो गई, ये हो गई रेडियस R, मीन R मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू AB, ये AB हो गई। AB हम लोग आर्क कहते हैं और आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डी थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क AB डिवाइड बाय रेडियस R। तो AB इक्वल टू हो जाएगा R और टाइम्स डी थीटा, R टाइम्स डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। और आप इसे अगर लिखें तो DA इक्वल टू हाफ R टाइम्स AB की जगह आप R डी थीटा लिखेंगे, R डी थीटा लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा DA इक्वल टू हाफ R स्क्वायर डी थीटा।
और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में अगर हम लोग dt से डिवाइडेशन कर लें तो dt ओवर dt ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने से ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, जो प्लैनेट मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। जो प्लैनेट्स मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो इधर हो जाएगा डी ए ओवर डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। और इसमें अगर m से डिवाइडेशन मल्टीप्लाई कर लें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, आप देखें जरा, इतनी इक्वेशन बनी थी और इसमें अगर हम लोग m से डिवाइडेशन मल्टीप्लाई कर लें तो इधर हो जाएगा m डिवाइड बाई m, और ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी डी ए ओवर डी टी इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई 2m, ऐसा बन जाएगा। ये जो हमारे पास एम आर स्क्वायर आ रहा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गए। तो इसकी जगह जो एम आर स्क्वायर है, आप देखें जरा ध्यान से, जो एम आर स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग लिखेंगे आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह आई लिखेंगे मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा डिवाइड बाई 2m। और आप जानते हैं और नहीं जानते तो अब समझेंगे कि जो आई ओमेगा होता है इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। आई ओमेगा इक्वल टू एल मीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गए। तो यहां पर लिखेंगे तो डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2m ऐसा। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, ये प्लैनेट का जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो मास तो कांस्टेंट है ही है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एल बाई 2m इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये समझेंगे कि ये L कांस्टेंट क्यों है। इस कांस्टेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं और उसका अपना एक कंसेप्ट है, उसको समझेंगे कि L क्यों कांस्टेंट है। ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इस बात को समझते हैं। ये तो हमारे पास सेकेंड लॉ हो गया। जैसे हमने लिखा कि ये जो एरियल वेलोसिटी है किसी प्लैनेट की वो कांस्टेंट है, और एरियल वेलोसिटी का मतलब है डी ए बाई डी टी, यानी पर यूनिट टाइम पर कितना एरिया स्वीप कर रहा है। कोई भी प्लैनेट पर यूनिट टाइम पर कितना एरिया स्वीप कर रहा है, और वो जो एरिया स्वीप कर रहा है पर यूनिट टाइम पर, उसी को हम लोग कहते हैं एरियल वेलोसिटी, जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो आप ये ध्यान से देखेंगे। अब हम ये समझेंगे कि ये एल क्यों कांस्टेंट है इस प्लैनेट का, जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है, समझते हैं। हाँ देखो जरा, जो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया कि ये हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई, और यहाँ पर सन है, और कोई प्लैनेट अभी यहाँ पर है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये डिस्टेंस हो गई r डिस्टेंस हो गई, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ, इस तरह से मूव कर रहा है। जब ये प्लैनेट इस तरह से मूव कर रहा है तो हमने देखा कि ये जो सन है इसका मास ms है और प्लैनेट का मास mp है, और हम ये जानते हैं कि अगर ये सन और प्लैनेट दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एल बाई 2m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट होगा। L क्यों कांस्टेंट है उसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम लोग देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G दोनों मास का मल्टीप्लाई MP और MS डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अब अगर हम लोग इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखें तो लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू कैपिटल G MP टाइम्स MS डिवाइड बाई R क्यूब टाइम्स वेक्टर R। इस तरह से लिख सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लिखेंगे। और अब अगर यहाँ से हम टॉर्क को लिखते हैं, अगर हम लोग टॉर्क को लिखते हैं तो वेक्टर टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F ऐसा लिखेंगे। वेक्टर टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये इसका वेक्टर और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा। जो प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव कर रहा है उसका हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि R की वैल्यू वेक्टर R क्रॉस F की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको रखेंगे तो लिखेंगे कैपिटल G MP टाइम्स MS डिवाइड बाई R क्यूब, इधर है वेक्टर R। और आपने देखा कि वेक्टर R और वेक्टर R का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है ये जीरो हो जाएगा। और अगर R क्रॉस R की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर R है और वेक्टर R है इन दोनों के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री होगा और साइन में 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। तो R क्रॉस R की वैल्यू जीरो हो गई और ऐसा करने से टॉर्क जीरो हो गया। अब हम ये देखें जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये कंजर्वेशन लॉ कहता है कि जो dl बाई dt है ये टॉर्क के इक्वल होता है। और अगर इफ टॉर्क जीरो, अगर टॉर्क जीरो है देन dl बाई dt इक्वल जीरो। और अगर dl बाई dt जीरो है तो हम कह सकते हैं कि L इक्वल कॉन्स्टेंट। तो L कॉन्स्टेंट है तब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट है ही है, तो ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ये एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लैनेट। जो प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव कर रहे हैं उसकी ये एरियल वेलोसिटी है। और ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो आप इस तरह से केपलर के सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे और इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं केपलर का सेकंड लॉ। अब हम लोग देखते हैं केपलर का थर्ड लॉ जो टाइम पीरियड पर बेस्ड होता है। देखते हैं, आप इसे लिखें जरा। हाँ, देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर। हाँ, देखते हैं भाई, थर्ड लॉ ऑफ केपलर। ऑफ केपलर, केपलर का जो थर्ड लॉ है और इसे कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पर वेस्ट होता है। टाइम पीरियड पर किस तरह से वेस्ट होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसकी प्रूविंग देख लेते हैं। पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। ये हमारे पास ये सन है यहाँ पर, और आपको पता है जैसा अभी आप पढ़ चुके हो कि सन के अराउंड प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सभी प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो इनकी रेडियस भी होगी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस है, और जब ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं तो इनका टाइम पीरियड भी होगा इस तरह से। जैसे पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो पॉइंट ए पर वापस आने में इस तरह से एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे।
और अगर टाइम पीरियड t है और इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो रेडियस r है तो r और टाइम पीरियड में रिलेशन बताता है। और ये कहता है, ये जो लॉ है थर्ड लॉ, ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट is directly proportional to cube of radius of elliptical orbit जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस का क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। किस तरह से हैं? जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, रेडियस का क्यूब है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है भाई? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब और इस प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अभी तो इसे प्रूव करेंगे हम लोग, अभी तो हम लोग लैंग्वेज इसकी समझ रहे हैं और फिर इसे हम लोग प्रूव करेंगे कि टी स्क्वायर और आर क्यूब क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू के कांस्टेंट आर क्यूब, ऐसा लिखेंगे। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग T1 बाई T2 का स्क्वायर लिखें तो लिख सकते हैं R1 बाई R2 का क्यूब। ये दो प्लैनेट्स के लिए है। इस तरह से K क्या है? कांस्टेंट है। K की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं समझते हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे उसको समझते हैं। ये आपने ध्यान समझ लिया कि जो प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव कर रहा है, इसके टाइम पीरियड का स्क्वायर इलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। अब देखो, ये सन है, इसका मास ms है, ये प्लैनेट है, किसी भी जगह बना लें, इसका मास mp है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये r है। हर जगह डिस्टेंस अलग अलग है तो हम लोग एवरेज डिस्टेंस, एवरेज रेडियस r को ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, r हो गई। अब ये प्लैनेट इस तरह से कंटिन्यू मूव कर रहा है तो इसके मोशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसके प्लैनेट के मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन जस्ट आउटसाइड होती है, और दूसरा फोर्स है इनका ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑर्बिटल मोशन, फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट gravitational force Fg is must be equal to centrifugal force। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैपिटल G, मास ऑफ प्लैनेट एंड मास ऑफ सन डिवाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट r स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। इस तरह से डिवाइड बाय r, लेकिन ये मास होगा प्लैनेट का, जो प्लैनेट कंटिन्यू मूव कर रहा है। इस तरह से लिखेंगे, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इसे थोड़ा हमें साफ करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखें किस तरह से हमें पाथ मिलेगा, किस तरह से पाथ मिलेगा। इसे मैं हटाता हूं यहां से। अब आप देखें जरा, यहां से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो G टाइम्स ms, G मीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है
और ms मास ऑफ सन है, सन का मास है, डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस हमारे पास r है, r स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो r बचेगा, इक्वल टू इधर केवल v स्क्वायर बचेगा, ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि v इक्वल टू r ओमेगा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G ms डिवाइड बाई r। अब इधर से ये इधर आ जाएगा तो क्यूब बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G ms डिवाइड बाई r क्यूब, ऐसा बन जाएगा। ओमेगा इक्वल आप जानते हो, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी, इस तरह से लिखते हैं। t टाइम पीरियड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं तो लिखेंगे 2 पाई f, इस तरह से लिखते हैं 2 पाई f, f फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्सली होता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी जगह 2 पाई t लिखें, 2 पाई बाई t लिखें तो लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G, थोड़ा सीक्वेंस में लिख लें और लिखेंगे हम लोग इधर से 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल G ms डिवाइड बाई r क्यूब। m और s एक ही साथ है, मास ऑफ सन। अब आप उल्टा करें तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू r क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल G ms, ऐसा लिखेंगे। आप इसको इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G ms, इधर हो जाएगा r क्यूब। 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ms सन का मास ये कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा पैरामीटर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर और r क्यूब एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू k को लिखा करते हैं, इस k की वैल्यू वो है k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G ms, इस तरह से। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ प्लानिटरी मोशन के लिए वैलिड नहीं, किसी दूसरे स्टार के लिए भी हो सकता है, जो स्टार गैलेक्सी जो मूव कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि जो स्टार किसी दूसरे गैलेक्सी या स्टार के अराउंड मूव कर रहा होगा उसका मास लिखेंगे, यानी जिसके अराउंड मूव कर रहा होगा। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो सन का मास हमने लिखा। जो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करेगा उसका मास यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G ms। यहाँ पर सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहा है तो सन का मास ms लिख रहे हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब हमने प्रूव कर लिया और देखा कि टी स्क्वायर r क्यूब एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से हमने देखा कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। जो रेडियस है उसका क्यूब, किसका, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी रेडियस का क्यूब और टाइम पीरियड के स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये आपने पढ़े केपलर के तीनों लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप देखें जरा।